Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Biology, grade 9. Today we are going to read chapter number 2, solving a biological problem. In this chapter we are going to know about some biological problems and their methods, how to solve those problems. सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से क्या मुराद है। मतलब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऐसी प्रॉब्लम्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ हों, और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम तरीके अपनाएंगे उनको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल मेथड्स। इस चैप्टर में हम कोई भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यहाँ पर इन्होंने मलेरिया की एग्जांपल ली है, उसकी एग्जांपल लेंगे और उसको स्टडी करेंगे कि हाउ मलेरिया इज़ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड व्हाट विल बी द मेथड्स टू सॉल्व दैट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड व्हाट वाज द मेथड टू नो अबाउट दैट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सो हेयर बायोलॉजिकल मेथड्स का मतलब ये है कि ऐसे तौर तरीके जो साइंटिफिक तरीके, ऐसे साइंटिफिक मेथड्स जिनकी बेस पर हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उनको हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक and those methods play a very important role in enhancement of medicines, ecology, technology and biological information and biological progress. नेक्स्ट टॉपिक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, रिजेक्शन एंड एक्सपेरिमेंट्स। हम लोगों को पता है बच्चे कि पहले क्या होता था कि जो बायोलॉजिस्ट होते थे या डिफरेंट साइंटिस्ट होते थे वो कुछ भी डिस्कवरीज करते थे, थेरीज बनाते थे, लॉज बनाते थे। तो उन थेरीज़ और उन डिस्कवरीज़ और उन नॉलेज को जो बाकी साइंटिस्ट होते थे दोबारा से चेक करते थे और उनमें बहुत सारी फिर चेंजेस आती थी और वो बायोलॉजिकल वो उनको हर एस्पेक्ट से देखते थे कि क्या ये लॉजिकल है, क्या ये एक्सेप्टेबल है। मतलब अगर किसी साइंटिस्ट ने कोई थेरी दी है तो आया वो थेरी हर तरह से पॉसिबल है, वो थेरी हर तरह से सक्सेसफुल होती है या नहीं होती। और इसी प्रोसेस में अगर कोई बायोलॉजिस्ट देखते थे कोई यहाँ पर इस प्रोसेस में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो वो उसकी सोल्यूशन की तरफ जाते थे। और जो सोल्यूशन है वो क्या होता था कि उसके कुछ स्टेप्स हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे उसके स्टेप्स क्या हैं। रिकग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या। मतलब सबसे पहले देखो कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। देन ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, एक तो आपका प्रीवियस नॉलेज रिक्वायर्ड होता है कि पहले से आपको किसी चीज़ के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है अगर आप कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। सेकंड, ऑब्जर्वेशन करते हुए आप अपने जो 5 सेंसेस होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, बहुत तरह से, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। सो हेयर आर 2 मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है एज़ कम्पेयर टू क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। द रीज़न इज़ दैट कि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है वो डायरेक्ट नंबर्स होती है, इन टर्म्स ऑफ नंबर होती है। मतलब डायरेक्ट एक कंडीशन होती है, डायरेक्ट एक नंबर बता दिया जाता है। जबकि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में आपको जस्ट एक स्टेटमेंट दी जाती है। जैसे इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दी है कि अगर हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन देखें वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को लेकर और फ्रीजिंग पॉइंट को लेकर, तो हम देखते हैं कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट। कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो जो है टेम्परेचर, जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वाटर का वो कोल्डर होगा देन द बॉइलिंग पॉइंट। मतलब वो ठंडा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट पे वाटर जो है वो ठंडा हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट पे वाटर गर्म हो जाएगा। ये एक स्टेटमेंट है, ये एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। लेकिन जब हम इसको साइंटिफिकली क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसका मतलब ये हम करेंगे द फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सिमिलरली हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अ लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर देन अ लीटर ऑफ एथेनॉल। कि जो वाटर है, पानी की अगर 1 लीटर बॉटल ले लें आप, या एथेनॉल या स्पिरिट की 1 लीटर बॉटल ले लें तो पानी भारी होगा एज़ कम्पेयर टू एथेनॉल। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि क्योंकि पानी की जो वेट है वो 100 ग्राम्स होएगा और जो एथेनॉल है उसका होगा 789 ग्राम्स होगा। ये है क्वांटिटेटिव, मतलब एग्जैक्ट नंबरिंग आपको बता दी गई है और ये जस्ट आपको स्टेटमेंट बताई गई है। नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ अ हाइपोथेसिस या मेकिंग ऑफ अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में क्या होता है कि आपके पास जो अब तक ऑब्जर्वेशन आई उसको हम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं मानते, उसके ऊपर हम क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। मतलब डिफरेंट किस्म के उसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं और उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो
उनको हम रिलेटेड टू द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ही रखेंगे, मतलब चेंज नहीं करेंगे। हम जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को स्टडी कर रहे हैं, जिसकी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे और फिर हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, अटेंटेटिव स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट को हम बोलेंगे कि अब ये क्या बन गई है, अब ये हाइपोथेसिस बन गई है। अब हाइपोथेसिस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, मतलब उसकी खुसूसियात क्या होती हैं। नंबर 1, इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, it should be a tentative idea, it should agree with the available observation, it should be kept as simple as possible, it should be testable and potentially falsifiable. In other words, there should be a way to show the hypothesis is false, a way to disprove the hypothesis. Falsifiable का मतलब ये है कि practically जो भी ऑब्जर्वेशन की है आप उसको उस पर अमल कर सकें, मतलब आप कोई उसका एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर सकें और वो जो एक्सपेरिमेंट जो आपने बात की है वो टेस्टेबल भी हो और वो गलत भी हो सके। मतलब वो जो आपने ऑब्जर्वेशन किया दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो करेक्ट ही हो। वो जो स्टेटमेंट आप ऑब्जर्वेशन के बारे में करेंगे दैट कैन बी टेस्ट एंड दैट कैन बी राइट और दैट कैन ईदर बी फॉल्स। नेक्स्ट स्टेप है डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब होता है कोई चीज़ डिडक्ट करना, कोई चीज़ निकालना। तो इसमें क्या होगा कि जो हाइपोथेसिस अभी तक हमने बनाई है उस हाइपोथेसिस को हम सबसे पहले क्या मानेंगे, करेक्ट मानेंगे कि ये हाइपोथेसिस जो है ये ट्रू है। ट्रू के बाद हम उसमें से अपनी मर्ज़ी के एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स निकालेंगे। अगर ये ट्रू है तो इसका रिज़ल्ट ये होना चाहिए, अगर ये ट्रू है तो इसका रिज़ल्ट ये होना चाहिए। इन चीज़ों को हम निकालेंगे और इस निकालने को हम बोलते हैं डिडक्शन। और इसके लिए जब हम डिडक्शन करते हैं तो हम इफ़ और देन का वर्ड यूज़ करते हैं, मतलब लॉजिकली कॉन्सेप्ट देते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आएगा एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक स्टेप इन बायोलॉजिकल मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हाइपोथेसिस हमने ली उसमें से जो हमने डिडक्शन निकाली उस डिडक्शन को हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज और डिफरेंट टेस्टिंग के ज़रिए। अब एक्सपेरिमेंटेशन के से क्या होता है, एक्सपेरिमेंटेशन से बायोलॉजिस्ट को ये पता लगता है कि विच हाइपोथेसिस इज़ करेक्ट एंड इफ़ एन हाइपोथेसिस इज़ करेक्ट तो वो क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगर हाइपोथेसिस इनकरेक्ट आ जाती है तो उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करके ख़त्म कर देते हैं, मतलब डिसप्रूव हो जाती है वो। और जो एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस होती है उसको फर्दर आगे प्रेडिक्शन और आगे की इंफॉर्मेशन के लिए वैलिड करार दिया जाता है और उसको नेक्स्ट स्टेप तक लिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। अब डिफरेंट हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है उस सारे रिज़ल्ट के डाटा को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वे से हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं और उससे कंक्लूजन्स निकालते हैं। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट। मीन्स जो रिज़ल्ट इन सब ऑब्जर्वेशन के बाद उनके पास आता है उस रिज़ल्ट को वो रिपोर्ट करते हैं, मीन्स पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने से क्या होता है, वो पब्लिक को पता लगता है या डिफरेंट साइंटिस्ट को पता लगता है। पब्लिकेशन के लिए वो क्या मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, वो बुक्स इस्तेमाल करते हैं, नेशनल या इंटरनेशनल मीटिंग्स हेल्ड होती हैं या सेमिनार्स होते हैं, डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में टेस्टिंग पेपर्स होते हैं, रिसर्च पेपर्स होते हैं। और ये सब चीज़ें जिसकी वजह से जो रिज़ल्ट उस ऑब्जर्वेशन का निकला होता है वो बाकी लोगों तक पहुंचता है, ताकि सबको पता लगे कि अगर ये ऑब्जर्वेशन हुई है या ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई है तो इसका सलूशन क्या है। फिर क्या होता है, बहुत सारे लोग उस रिज़ल्ट को वेरीफाई करते हैं और अगर वो रिज़ल्ट बाकी कुछ टाइम बाद या कुछ सालों बाद, कुछ सदियों बाद, बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हमारी दुनिया है वो इवॉल्व हो रही है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर वो चीज़ें करेक्ट ना हो तो उसको दोबारा से उसमें अल्टरनेशन डाली जाती है, उसको मॉडिफाई किया जाता है उस प्रॉब्लम को। अच्छा, अभी इस तरह ब्लू बॉक्स को देखेंगे, इसमें क्या लिखा है, व्हाट इज़ कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट। अच्छा, साइंस में क्या होता है या साइंस के जो एक्सपेरिमेंट्स होता है उनमें ना दो ग्रुप्स होते हैं किसी भी चीज़ के। लाइक जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो भी आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसके आप दो ग्रुप्स बनाते हैं। पहला ग्रुप होता है कंट्रोल्ड ग्रुप और दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप नाम से पता लग रहा है वो वाला ग्रुप होगा जिसके साथ हम क्या कर रहे होंगे, एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, जिसकी चीज़ों को हमने देखना है कि इस पर क्या असर हो रहा है, वो होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। उसकी कंडीशंस हम अकॉर्डिंग टू आवर विल, हमें जिस चीज़ को ऑब्जर्व करना है उसके मुताबिक हम चेंज करते जाएंगे
और दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप से मुराद वो वाला ग्रुप होगा जिसको हम कंपेयर कर रहे होंगे, मतलब जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स हैं उसके लिए नेसेसरी है, तो अगर हमने इसका एक्सपेरिमेंट करना है तो हमने दो ग्रुप लेंगे, दो किस्म के प्लांट्स लेंगे, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के होंगे और एक कंट्रोल ग्रुप के होंगे। तो जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले होंगे उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोवाइड करेंगे, या हम उसको लिमिटेड प्रोवाइड करेंगे ताकि हमें पता लगे कि ये सर्वाइव करते हैं या नहीं करते। और जो दूसरे होंगे कंट्रोल ग्रुप वाले, वो वाले प्लांट होंगे जो फ्रीली एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में रहेंगे, मतलब उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही होगी। तो दोनों के दरमियान जो डिफरेंसेस आएंगे, दोनों के ऊपर जो असर होंगे, एक के पास कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें क्या असर हो रहा है, और एक के पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो उस पर क्या असर हो रहा है। इन दोनों के ग्रुप्स में जो असर होगा उसको कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने से हमें पता लगेगा कि जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसका रिजल्ट क्या है। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट ग्रुप वाले वो प्लांट्स थे जिनको हमने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी, और कंट्रोल ग्रुप वाले वो थे जो फ्री थे, नॉर्मल कंडीशन में थे। तो इससे हमें क्या एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आएगा, यही आएगा कि जिनको हमने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी थी उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और जिनको कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल थी उनको वो फोटोसिंथेसिस आराम से कर लेंगे। अब हम स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ मलेरिया एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। अब हम मलेरिया के बारे में स्टडी करेंगे इन सारे स्टेप्स को नज़र में रखते हुए। मलेरिया क्या है? मलेरिया इज़ अ वेरी कॉमन डिजीज़, हम सबको पता है, अब पता है लेकिन पहले नहीं पता था। तो मलेरिया में क्या होता है कि बहुत सवेयर किस्म का बुखार हो जाता है। तो पहले ज़माने में क्या होता था, मोर देन 200 ईयर्स अगो, कि मलेरिया के बारे में वो ये समझते थे कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है। उन्होंने एक और चीज़ ऑब्ज़र्व की थी कि ये जो मलेरिया है ना, ये ऐसे लोगों को होता है जो मतलब जो नॉर्मल और लो एरियाज़ में रहते हैं, और ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जो मार्शी मतलब पानी वाले एरियाज़ हो, मतलब जिनके आसपास कोई पानी की जगह हो, स्टैगनेंट वाटर बोलते हैं खड़े पानी की जगह, मतलब कोई वी कैन से दैट कोई खड़ा हुआ पानी, बारिश का पानी हो गया, या कोई नाले वगैरह हो गए, ऐसी चीज़ें होती हैं जिन जगहों पर उन लोगों को मलेरिया ज़्यादातर होता था। ये पुराने ज़माने के लोगों की सोच थी, और वो ये सोचते थे, मतलब ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी अबाउट मलेरिया। क्या कि मलेरिया जो है ये एक ऐसा बुखार है जिसमें बहुत ठंड लगेगी और बार बार बुखार होगा, और बुखार भी बहुत शदीद तेज़। और दूसरा ये कि कॉमनली उन लोगों को होता है जो लो एरियाज़ में रहते हैं, या उन लोगों को होता है जो स्टैगनेंट वाटर वाली जगह पे रहते हैं, मार्शिस प्लेसेस पे रहते हैं। क्योंकि उस एरिया की जो हवा है वो गंदी हो जाएगी, और जब वो सांस लेते हैं वो गंदी हवा अंदर जाती है तो फिर उससे मलेरिया हो जाता है। सो दैट्स वाई इस डिजीज़ को मलेरिया का नाम भी दिया गया था। मलेरिया एक इटालियन वर्ड है विच ड्राइव्स फ्रॉम माला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर। इसका मतलब ये है कि गंदी एयर से होने वाली बीमारी। फॉर फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन सम वॉलंटियर ड्रैंक स्टैगनेंट वाटर फॉर द मार्शेस दे डिड नॉट। अब क्या वो कह रहे हैं कि अब इस बात को प्रूफ करने के लिए कि यस स्टैगनेंट वाटर मतलब खड़े पानी की वजह से, गंदे पानी की वजह से मलेरिया हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट किए तो वो खड़ा पानी लोगों को पिलाया। ठीक, पिलाया किस तरह, मतलब पहले ये होता था कि जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते थे, अब भी यही होता है कि जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं रिगार्डिंग एनी डिजीज़ और उसकी वैक्सीनेशन, उसकी मेडिकेशन करते हैं, तो वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स रहते हैं जिस पर पहले वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो पहले वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे एनिमल्स को उन्होंने वो पानी पिलाया कि अब इनको मलेरिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन लोगों को मलेरिया नहीं हुआ। अब ये बता रहे हैं कि 17th सेंचुरी में क्या हुआ कि अमेरिका जो था वो डिस्कवर हुआ, एंड अमेरिका वाज गेटिंग वेरी मच फेमस वक्त के साथ साथ। तो अब क्या हुआ कि अमेरिका में एक ट्री था क्यूना जिसका नाम था। वो ट्री बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था फॉर क्योरिंग फीवर्स, मतलब बुखार वगैरह के लिए इस ट्री से मेडिसिन्स बनाई जाती थी उस ज़माने में। तो ये बहुत बेनिफिशियल था क्योंकि ये दवाइयों वगैरह में इस्तेमाल होता था। इस वजह से क्या हुआ कि डे बाय डे जब इसकी डिमांड ज़्यादा होती गई इस ट्री की, तो क्या हुआ कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया, इतना एक्सपेंसिव हो गया कि ये यूरोप तक आने में बहुत मुश्किलात होती थी। और क्यों ना कि एक्सपेंसिव होने से क्या हुआ, बहुत सारे जो मर्चेंट्स थे, बहुत सारे जो डीलर्स थे, जो ये दरख्त
अमेरिका से यूरोप तक पहुंचा रहे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसऑनेस्टी शो करना कर दी और उन्होंने 2 नंबरी स्टार्ट कर दी। 2 नंबरी इन सेंस के उन्होंने क्यों ना की जगह सिनकोना नाम का एक दरख्त था वो भेजना शुरू कर दिया, मतलब ये वाला दरख्त। अब ये क्या हुआ कि ये बहुत ज़्यादा सिमिलर था क्यों ना के, और क्या हुआ कि जब इससे जो दवाइयाँ बनती थी वो जो मलेरिया पेशेंट को देते थे तो वो बड़े जल्दी ठीक हो रहे थे, मतलब ये बहुत इफेक्टिव था। उन्होंने मर्चेंट्स ने क्या 2 नंबरी करने की कोशिश की थी, लेकिन इन रिटर्न क्या हुआ कि ये जो था ये उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। तो लोगों ने इस ट्री के साथ मलेरिया पेशेंट का इलाज करना शुरू कर दिया विदाउट नोइंग द रीज़न बिहाइंड कि मलेरिया क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। उन्होंने अपना वही बिलीफ रखा और जस्ट उनको ये दवाई। फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया 200 ईयर्स लेटर, 200 साल बाद माइक्रो ऑर्गेनिज़म की डिस्कवरी हुई। जब माइक्रो ऑर्गेनिज़म की डिस्कवरी हुई तो ये बात भी साबित हुई कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स या लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की वजह से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज़म को होती है, मतलब पैथोजेंस की वजह से होती हैं। तो जब ये बात साबित हुई तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि जो मलेरिया है वो भी एक ऐसी ही बीमारी है जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से ह्यूमन बींग्स को लग रही है। इसके उसमें इन 1878 अ फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवरन बिगेन टू सर्च द कॉज ऑफ मलेरिया। इसने क्या किया, ही टुक द अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम अ मलेरिया पेशेंट। उस ब्लड को उसने एग्जामिन किया अंडर माइक्रोस्कोप। उसने देखा कि इस ब्लड के अंदर एक टाइनी क्रीचर्स हैं। उन्होंने उस क्रीचर्स को ऑब्जर्व किया कि वो एक नॉर्मल इंसान के अंदर जिसको मलेरिया नहीं है उसके अंदर वो नहीं पाए जा रहे। फिर उससे 2-3 साल बाद और फिजिशियन आए, उन्होंने सेम रिज़ल्ट किया, सेम काम किया कि उन्होंने जो मलेरिया पेशेंट है उनके ब्लड को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दिया। जब ऑब्ज़र्व किया तो उन्होंने देखा कि सेम कुछ टाइनी क्रीचर्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो इस ब्लड में पाए जा रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल इंसान के ब्लड में नहीं होते। उन्होंने उस ऑर्गेनिज्म को नाम दे दिया प्लाज्मोडियम। अब यहाँ तक क्या है कि हम मलेरिया को एज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ही ले रहे थे। इसके बाद क्या हुआ कि एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी इस जो प्रॉब्लम थी बायोलॉजिकल मैथड उसकी हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस आ गए। वो ऑब्जर्वेशन क्या थी कि मलेरिया एंड मार्शी एरियाज़ हैव सम रिलेशन। मलेरिया का जो मार्शी एरियाज़ हैं जहाँ पर खड़ा पानी वगैरह होता है उसके साथ कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर है, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा होता है जो ऐसे एरिया में रहते हैं। नंबर 2, क्योनिन इज़ एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया के लिए ये ड्रग बहुत बेहतर साबित हुई। नंबर 3, ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शी डज नॉट कॉज मलेरिया। मतलब अगर वही गंदा पानी लोगों को पिलाया जा रहा है तो उसकी वजह से मलेरिया नहीं हो रहा। प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट। एक और ऑब्जर्वेशन यही कि प्लाज्मोडियम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, वो उस ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जिनको मलेरिया हुआ उसमें प्रेजेंट था। इस सारी ऑब्जर्वेशन के बाद एक हाइपोथेसिस बनी और वो क्या बनी, प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम से ही मलेरिया हो रहा है। हाइपोथेसिस के बाद आ गई डिडक्शन। हमारे पास हाइपोथेसिस आ गई अभी तक, उसके बाद है डिडक्शन। अब डिडक्शन में क्योंकि हमें अभी तक कंफर्म नहीं था कि जो हम हाइपोथेसिस कर रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं, तो डिडक्शन के लिए इस सारी हाइपोथेसिस में एक बात निकाली कि अगर प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया then all the person ill with malaria should have plasmodium in their blood। ये आ गई हमारे पास डिडक्शन। अब इस डिडक्शन को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट सेट किए। एक्सपेरिमेंट सेट करने के लिए उन्होंने क्या किया, ब्लड ऑफ 100 मलेरिया पेशेंट लिए और उनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और उन्होंने देखा कि सब के 100% जो 100 मलेरिया पेशेंट लिए थे उन सब में क्या पाया गया, प्लाज्मोडियम। इसी पर्पस के लिए हमने पीछे पढ़ा था कंट्रोल ग्रुप, तो उन्होंने एक कंट्रोल ग्रुप लिया, द ब्लड ऑफ 100 हेल्दी पर्सन विच वाज आल्सो एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप, और रिजल्ट क्या आया कि जो हेल्दी पर्सन हैं उनमें सिर्फ 7 लोग ऐसे थे जिनको मलेरिया हुआ। मतलब 100 में से 7 हेल्दी पर्सन ऐसे थे जिनके अंदर प्लाज्मोडियम था, और बाकी जो मलेरिया पेशेंट थे उनके तो 100 के 100% में प्लाज्मोडियम था। अब ये फिर एक बड़ी सोचने वाली बात थी कि अगर प्लाज्मोडियम उन लोगों के ब्लड के अंदर होता है जिनको मलेरिया है, तो यहाँ पर उन 7 लोगों के ब्लड में प्लाज्मोडियम क्यों था जबकि वो हेल्दी थे, उनको अब तक मलेरिया के कोई सिम्टम नहीं थे।
फिर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया ये ऐसा था कि जो प्लाज्मोडियम है वो उस टाइम जब उनका ब्लड लिया गया उस टाइम वो प्लाज्मोडियम इंक्यूबेशन पीरियड में था। इंक्यूबेशन पीरियड किसे कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड उसे कहते हैं कि जब कोई भी पैरासाइट या कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बीमारी कॉज करता है वो उस होस्ट कहते हैं उस ऑर्गेनिज्म पे जिसको बीमारी कॉज की जाती है, ठीक है, ये जिसके अंदर पैरासाइट जाता है या वायरस जाता है, उस पीरियड को हम क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन। जब पैरासाइट जो है वो होस्ट में जाता है और अभी तक अपने सिम्टम्स को शो नहीं करता, उसके लिए वो कुछ टाइम लेता है। जैसे मैं आपको रिसेंट डेज की एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आजकल कोविड-19 कोरोना वायरस के बारे में सब बातें कर रहे हैं, तो उसका क्या है कि कोरोना वायरस का क्या है, उन्होंने 14 डेज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड दिया है कि 14 अगर आपके अंदर कोरोना का वायरस किया है तो विद इन 14 डेज वो जाहिर होगा, उससे पहले नहीं होता। तो सेम चक्कर यहाँ पर भी हुआ कि 7 पेशेंट जो थे उनमें प्लाज्मोडियम था लेकिन वो अभी जाहिर नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि वो इंक्यूबेशन पीरियड में था। इस बात से ये बात साबित हो गई कि येस, प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। अब यहाँ तक हमें बात समझ आ गई। इसके बाद मसला ये हो गया कि ठीक है, प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, बट हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड के अंदर कैसे जा रहा है प्लाज्मोडियम? क्योंकि जिन लोगों को मलेरिया है वो माशी प्लेसेस पे रहते हैं, लेकिन जब हम माशी प्लेसेस का पानी उन लोगों को पिलाते हैं तो उनको मलेरिया नहीं होता। इट मीन्स पानी के साथ तो वो नहीं हो रहा, प्लाज्मोडियम कहीं और से आ रहा है। अब इसको फर्दर स्टडी करने के लिए नेक्स्ट फिजिशियन है AFA किंग। उन्होंने 20 ऑब्जर्वेशन ऐसी दी जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ पर मेंशन है, वो हम पढ़ लेते हैं कि पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स आर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया दैन दोज हु स्लेप्ट इनडोर्स। मतलब ऐसे लोग जो बाहर सोते थे उनको ज़्यादा मलेरिया होता था एज़ कम्पेयर टू उन लोगों को जो अंदर सोते थे, अंदर मतलब घरों के अंदर। People who slept under fine nets were less likely to get malaria than those who did not use nets etc. मतलब जो मच्छरदानियाँ वगैरह इस्तेमाल करते थे, मतलब नेट मतलब आप कह सकते हैं आज के ज़माने में तो उसको मच्छरदानी बोलते हैं, कि जो लोग मच्छरदानी इस्तेमाल करते थे उन लोगों को मलेरिया नहीं होता था एज़ कम्पेयर टू वो जो नहीं इस्तेमाल करते थे। इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर यूजली डिड नॉट गेट मलेरिया। ऐसे लोग जो किसी धुएंदार जगह के करीब सोते थे या आग के करीब सोते थे उन लोगों को भी मलेरिया नहीं होता। अब इसके बारे में उन्होंने इन ऑब्जर्वेशन को देखकर फिर एक हाइपोथेसिस बनाई कि मॉस्किटोस मतलब मच्छर इन्वॉल्व होते हैं प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करने के लिए टू द बॉडी ऑफ अ मैन या टू द बॉडी ऑफ अ होस्ट। सो मॉस्किटोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अब इस बात को, अब ये है ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने फिर से इसकी हाइपोथेसिस बनाई। हाइपोथेसिस क्या बनी? प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो। अब जो प्लाज्मोडियम है वो मॉस्किटो के अंदर ज़रूर होना चाहिए, या अ मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। नाउ अगेन अब डिडक्शन हो गई, डिडक्शन के बाद हम उसका एक्सपेरिमेंट बनाएंगे। अब एक्सपेरिमेंट अरेंज किया है रोनाल्ड रॉस ने, ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन विच वॉज वर्किंग इन इंडिया इन 1880। उन्होंने सब इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जिससे ये वाले डिडक्शन को प्रूव किया गया। He took a mosquito, an anopheles, and allowed that mosquito to bite a malarial patient. And after that, he killed that mosquito and observed the blood of that mosquito. And he observed that कि उस mosquito के blood के अंदर, stomach के अंदर क्या था? प्लाज्मोडियम। इस एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित हो गई कि mosquito can get plasmodium by biting a malarial patient. अब आएंगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया? नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट उसने ये किया कि एक ऐसे मॉस्किटो को जिसके अंदर प्लाज्मोडियम था, मतलब एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो को अलाउ किया टू बाइट अ हेल्दी पर्सन, और उसने ये ऑब्जर्व किया कि आफ्टर सम टाइम द हेल्दी पर्सन ऑल्सो गॉट मलेरिया, और जब उसके ब्लड को चेक किया गया तो उसके ब्लड के अंदर क्या था? प्लाज्मोडियम। सो प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो, ये बात भी कहीं ना कहीं साबित हो गई, क्योंकि जो भी एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे वो बड़े ही पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहे थे। तो उसने दोबारा से एक और एक्सपेरिमेंट सेट किया, और इस टाइम उसने किसको लिया? स्पैरो को लिया। क्या किया? नाउ ही टुक अ क्यूलेक्स मॉस्किटो, और उसको बाइट करवाया किससे? अ स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। एक ऐसे स्पैरो को बाइट करवाया जो ऑलरेडी मलेरियल थी, ठीक। और उसके बाद आफ्टर सम टाइम ही किल दैट मॉस्किटोज एंड ऑब्जर्व देयर ब्लड। उन मॉस्किटोज़ के ब्लड के अंदर क्या था? प्लाज्मोडियम।
He also took those mosquito and allowed them to bite healthy sparrows, and after some time they observed that कि healthy sparrows को भी मलेरिया हो गया। और जब उन्होंने जो मॉस्किटोज थे उनको ऑब्ज़र्व किया, जब वो एक मलेरियल स्पैरो को बाइट कर रहे थे, तो उन्होंने जब मॉस्किटो की बॉडी को ऑब्ज़र्व किया, ब्लड को ऑब्ज़र्व किया, तो उन्होंने देखा कि मॉस्किटो का जो स्टमक है उसके अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है, और वहाँ से वो प्लाज्मोडियम उनके स्लाइवे ग्लैंड में आ जाता है। स्लाइवा मतलब जो माउथ के अंदर, जो मुंह के अंदर पानी होता है, वाटर होता है, उसमें आ जाता है। और जब वो मॉस्किटो किसी और पेशेंट को काटता है या किसी और पर्सन को काटता है, तो वो अपने सलाइवा से जब खून सक करने के लिए उसको काटता है, तो सलाइवा से प्लाज्मोडियम उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है उस हेल्दी पर्सन के अंदर। ये बात होती है जिसकी वजह से वो हेल्दी पर्सन को भी आफ्टर सम टाइम मलेरिया हो जाता है। After all the experiments on sparrows and other organisms, at the end क्या हुआ? The experiment was directly tested on human beings in 1898. Italian biologist allowed an Anopheles mosquito to bite a malarial patient. The mosquito was kept for a few days and then it was allowed to bite a healthy person. This person later became ill with malaria. In this way, it was confirmed that mosquitoes are responsible for transferring plasmodium and the spread of malarial disease. इस बॉक्स को रीड करेंगे कि when a female mosquito pierces the skin with her mouth parts, she injects a small amount of saliva into the wound before drawing blood. The saliva prevents the blood from clotting in her food canal. जब एक फीमेल मॉस्किटो होती है, वो किसी भी को काटने के लिए काटती है और स्किन में सुराख करती है, तो वो अपने माउथ से जो सलाइवा है उसके होस्ट की बॉडी में ट्रांसफ़र कर देती है। उससे क्या होता है कि जब वो खून को सक कर रही होती है, तो जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता इन द फूड कैनाल ऑफ द मॉस्किटो। The welt that appears after the mosquito leaves it is not a reaction to the wound but an allergical reaction to the saliva. In most cases, the itching sensation and swelling subside with several hours. कह रहे हैं कि जब आपको मच्छर काटता है तो आपको दाना निकलता है और आपको उस पर इचिंग होती है, खारिश वगैरह होती है, तो वो उसका कह रहे हैं कि ये इसका कोई भी रिएक्शन नहीं है मॉस्किटो के साथ। ये एक्चुअली क्या होता है, एक एलर्जिकल रिस्पॉन्स होता है। क्यों होता है? जो सलाइवा मॉस्किटो ने ट्रांसफ़र किया होता है ड्यूरिंग दैट बाइट, उसकी वजह से आपको एलर्जी हो जाती है और आपको कुछ देर या कुछ घंटों के लिए खारिश स्टार्ट हो जाती है और आपका वहाँ पर दाना सा बन जाता है। थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। जब भी कोई हाइपोथेसिस अगेन एंड अगेन, जब उस पर कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो अगेन एंड अगेन सेम रिजल्ट दे रहा होता है, तो फिर क्या होता है, उस हाइपोथेसिस को, उस वेल सपोर्टेड हाइपोथेसिस को हम लोग फॉर्मुलेशन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके लिए उसके ऊपर दोबारा से एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और जब वो एक्सपेरिमेंट सेम रिजल्ट देता है तो उस हाइपोथेसिस को हम क्या कहते हैं, थ्योरी बना देते हैं। उस स्टेटमेंट को हम थ्योरी कह देते हैं, और थ्योरी जस्ट फॉर अ टाइम बीइंग होती है, एक टाइम के लिए वो थ्योरी को लिखा जाता है। एंड टू राइट अ थ्योरी वी नीड अ ग्रेट डील ऑफ एविडेंस एंड सपोर्ट। सो आफ्टर दैट क्या होता है कि बहुत सारे बायोलॉजिस्ट और बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे होते हैं कि वो किसी भी थ्योरीज को एज अ चैलेंज लेते हैं कि हमने इसको गलत साबित करना है या ये गलत है, और वो उस थ्योरी को लेकर अपने एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं कि इस थ्योरी को गलत प्रूफ करना है। तो इन केस अगर वो थ्योरी गलत हो जाती है तो वो पास्ट बन जाता है और फिर से नई थ्योरी या उसके ऊपर फिर से नया एक रिसर्च शुरू हो जाता है। लेकिन अगर वो थ्योरी सर्वाइव कर जाती है, डिफरेंट ऑब्जेक्शंस को, डिफरेंट क्वेश्चंस को सर्वाइव कर जाती है, फिर वो जो थ्योरी है वो क्या बन जाता है, लॉ या प्रिंसिपल बन जाता है। अ साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ द नेचर, इट इज इरिफ्यूटेबल थ्योरी। एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल लॉज आर हार्डी वेंगबर्न लॉ एंड मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब इन्होंने एग्जाम्पल दिए, दो लॉज की एग्जाम्पल दी है कि ये अब तक माने जाते हैं बिकॉज दे वर करेक्ट एट दैट टाइम एंड टिल नाउ। एक छोटा सा उन्होंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है बायोलॉजिकल मेथड का, हम इसे गो थ्रू हो जाते हैं। सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, उसके बारे में हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, ऑब्जर्वेशंस के बाद हाइपोथेसिस होती है, हाइपोथेसिस से डिडक्शन किया जाता है, उस डिडक्शन में हमने एक्सपेरिमेंट सेट करना होता है, और एक्सपेरिमेंट के लिए हमें दो ग्रुप्स चाहिए, कंट्रोल्ड एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। आफ्टर दैट वी डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट, इफ एक्सपेरिमेंट गिव सेम रिजल्ट
वन आफ्टर एन अदर, तो उसके बाद हम उस रिज़ल्ट को समराइज़ करते हैं, मतलब उस डाटा को समराइज़ करते हैं। और अगर समरी के बाद सेम वो एक्सपेरिमेंट सर्वाइव करता है तो नेक्स्ट क्या करते हैं, उस समरी और उस रिज़ल्ट को हम पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद डिफरेंट सेमिनार्स होते हैं, डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, डिफरेंट बायोलॉजिस्ट अपनी स्टडी को सामने लेकर आते हैं। अगर वो बात सर्वाइव करती है फॉर टाइम बीइंग तो वो थ्योरी बन जाती है, और थ्योरी के बाद उस पर फर्दर टेस्टिंग के बाद भी वो चीज़ चेंज नहीं होती तो फिर वो क्या बन जाता है, लॉ या प्रिंसिपल। Next topic is data organization and data analysis. Data organization and data analysis is very important step in biological method, and it can define and it can be write like जो भी data आपने collect किया है in the mathematical, statistical या in observation और experiment की सूरत में उस सब को जब organize करके रखा जाता है तो उसको हम कहते हैं this is data organization or data analysis. In order to formulate and then to test hypotheses, scientists collect and organize the data. Prior to the conducting an experiment, it is very important for a scientist to describe data collection method. It ensures the quality of experiment. Data is organized in different formats like graphic, table, flow charts, maps, diagrams. मतलब जो डाटा, जो एक्सपेरिमेंट्स हमने की, एक्सपेरिमेंट किए, जो ऑब्जर्वेशन की, जो हाइपोथेसिस की, उसे जो भी डाटा, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली हुई होती है, साइंटिस्ट को मिली होती है, वो सब उसको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। अब ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, इट डिपेंड्स वेदर दे कैन मेक ग्राफ्स, वेदर दे कैन मेक टेबल्स, दे कैन मेक फ्लो चार्ट। और जब वो अपने डाटा को इस शेप में रखते हैं तो हम इसको कहते हैं नाउ देयर डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड। डाटा एनालिसिस क्या होता है? डाटा एनालिसिस इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ समराइजिंग द डाटा और मैथमेटिकल मेथड ऑफ समराइजिंग अ डाटा. It is very important because it summarize your information in a very sophisticated way, and data analysis is generally done through proportion या रेशो के मेथड से किया जाता है. इसका एक नॉर्मल सी एग्जांपल जैसे हम देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था कि 100 में से 7 लोगों को मलेरिया, वो हेल्दी पर्सन थे लेकिन उनको मलेरिया नहीं था. तो यहाँ पर अगर हम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे तो 7 आउट ऑफ 10 करके मैथमेटिकली लिखेंगे. इस लिखने को, इस तरीके से करने को हम क्या कहते हैं? वी आर डूइंग अ डाटा एनालिसिस. फॉर एग्जांपल अगर 50 लोगों को मलेरिया हुआ है आउट ऑफ 150, तो इसका जब हम रेशो निकालेंगे तो ये बनता है 1:3. सो दिस इज़ रेशो एंड प्रोपोर्शन मेथड जिससे हम अपने डाटा को एनालाइज करते हैं. स्टैटिस्टिक के अलावा मैथमेटिक्स भी इस्तेमाल होती है फॉर द एनालिसिस ऑफ डाटा. यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बताए हैं जिनकी जो नॉलेज को हम मैथमेटिकली इस्तेमाल करते हैं, लाइक जीन फाइंडिंग, प्रोटीन